हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने देखा कि 56 यानी कि 55 क्वेश्चन पिछले पार्ट में हो गए थे। उसके बाद 56 क्वेश्चन पर हमें इमरजेंसी में थोड़ा वीडियो बंद करना पड़ा। तो आपके चलते हैं 56 क्वेश्चन नंबर। इंटेंसिटी मापन किसने दिया था? रेमंड कैटल, रेमंड वुडवर्थ, कैटल जेम्स या थॉर्नडाइक? तो आंसर हो जाएगा रेमंड कैटल ने इंटेंसिव मापन दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि शैक्षिक मापन के जो हैं 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन 58, इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है निदान करना, सलाह देना, तुलना करना, सभी सही है। आंसर हो जाएगा शैक्षिक मापन के निदान करना, सलाह देना या तुलना करना, ये सभी कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 59, शैक्षिक मापन के चर हैं। ऑप्शन हैं केवल मात्रात्मक चर, केवल गुणात्मक चर, मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के शैक्षिक मापन के चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। कथन है थॉर्नडाइक का, एस स्टीवेंसन का, जेसी नल्ले का या फील्ड का, यानी कि बेडफील्ड का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं, ये जेसी नल्ले ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है। मापन मूल्यांकन दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप जो है वो मापन होता है। अगला है मापन है पाठ्य वस्तु केंद्रित, परिणाम केंद्रित या दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो मापन जो होता है वो पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। कथन है किसका? गुड्स का, कोठारी आयोग का, जीसी हेमल्डेस्टर का या थॉर्नडाइक का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जीसी हेमल्डेस्टर का है। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का अंकित वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। किसने? जीसी हेमल्डेस्टर ने। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 64, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं। विषयी, प्रतीक, नियम एवं मान्यता, उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मापन प्रक्रिया में मूलतः विषयी, प्रतीक, नियम या मान्यता सभी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? एस स्टीवेंसन, रॉबर्ट ग्लेसर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ? आंसर हो जाएगा सी, मापन के स्तर जो हैं थॉर्नडाइक ने बताए हैं। तो आंसर हो गया इसमें क्या बताया मैंने 65 का ए, यानी कि एस स्टीवेंसन ने स्तर जो बताए हैं एस स्टीवेंसन ने बताए हैं। आंसर ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है मापन के कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मापन के जो हैं 4 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन 57, सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सतत और असतत चर जो हैं वो मात्रात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। अगला है इनमें से किसमें गणितीय सक्रिया देखने को नहीं मिलती है? नामित, कृमित, व दोनों, इनमें से आंतरिक और अनुपातिक में? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नामित और कृमित में गणितीय सक्रिया देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, वह है शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएँ की जा सकती हैं। नामित, कृमित, आंतरिक या अनुपातिक? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय की संक्रियाएँ की जाती हैं वो अनुपातिक होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 70, सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है। नामित, कृमित या आंतरिक या अनुपातिक? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन नामित होता है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है। नामित, कृमित, आंतरिक या अनुपातिक? तो ये सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुपातिक। अगला है आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है केवल जोड़ की सक्रिया, केवल घटाव की सक्रिया, गुणा व भाग दोनों, घटाव
जोड़ व घटाव दोनों, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आंतरिक मापन स्तर में जोड़ व घटाव दोनों किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 73, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? अंतराल, क्रमिक, नामिक या अनुपातिक? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रो का प्रयोग मापन के क्रमिक स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन 74, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? वेबर, फेकनर, हर्बर्ट या मुलर ने? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम हर्बर्ट ने दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? बहुलांक, मध्यांक, अवस्थांक, ज्यामितीय अवस्थांक? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के ज्यामितीय अवस्थांक माप का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला है अंतराल मापनी के उदाहरण हैं वर्ष, महीने, सप्ताह, उपरोक्त सभी। अंतराल मापनी के जो हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि वर्ष, महीने, सप्ताह जो है अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 70, माफ़ कीजिए, आपको ऑप्शन नहीं दिखे होंगे 76 क्वेश्चन नंबर के। तो अंतराल मापनी के वर्ष, महीने और सप्ताह ये सभी ही क्या हैं? अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं 2 स्तरों में, 3 स्तरों में, 4 स्तरों में, इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को कितने स्तरों में रखते हैं? तो आपको आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 स्तरों में रखते हैं। अगला है सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है शाब्दिक स्तर में, अनुपातिक स्तर में, क्रमिक स्तर में, अंतराल स्तर में? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में। आंसर हो जाएगा बी। अगला है मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है क्रमिक मापन या शाब्दिक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मनोवैज्ञानिक मापन निम्न स्तर पर शाब्दिक मापनी हो जाएगी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 80, समान इकाई मापनी है नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रमिक मापनी, अनुपात मापनी? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समान इकाई मापनी अंतराल मापनी है। मेरे कमरे की लंबाई 6 फुट 3 इंच है, तो कि हमारे कमरे की लंबाई 12 फुट 6 इंच से आधी है, उपरोक्त कथन किस स्तर का मापन है? तो आपको पता होना चाहिए क्रमिक, नामित या अनुपातिक या अंतराल? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें अनुपात दे रखा है किसका? संख्याओं का। तो लंबाई दोनों की दे रखी है 6 फुट 3 इंच, एक में दे रखी है, एक में 12 फुट 6 इंच के से आधी दे रखी है। इसमें अनुपात हो जाएगा क्या? मापक स्तर। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 82, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल या अनुपात? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बहुलांक का प्रयोग मापन के अनुपात स्तर पर संभव नहीं हो सकता। तापमान का मापन उदाहरण है, ऑप्शन है क्रमिक, नामित, अनुपात या अंतराल? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तापमान का मापन उदाहरण जो है अनुपात होता है। अगला है घड़ी का समय उदाहरण है क्रमिक मापनी, नामित मापनी या अंतराल मापनी, अनुपात मापनी? तो आंसर हो जाएगा सी, घड़ी का समय जो उदाहरण उदाहरण होता है वो अंतराल मापनी होता है। घड़ी जो आपकी चलती है वो अंतराल मापनी पर चलती है। और अगर तापमान का मापन मापा जाए तो वो अनुपातिक मापन होता है। और बहुलांक का प्रयोग अगर मापन के किस स्तर पर किया जाता है तो बहुलांक का शाब्दिक, क्रमिक और अंतराल ये तीनों पर किया जाता है, पर अनुपात पर नहीं किया जा सकता। आंसर इस प्रकार 84 का सी हो जाएगा, यानी कि अंतराल मापनी घड़ी का समय उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, थर्मामीटर उदाहरण है, यानी कि नामिक मापनी का, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी का? तो थर्मामीटर जो है अंतराल मापनी का उदाहरण होता है। थर्मामीटर से तापमान ही नापा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? अंतराल मापनी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 86 का क्या होगा? क्या है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है गैरेट, कोठारियायु, वेस्ले या ब्लूम ने? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्लूम ने कहा है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, ईवी वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक डैश प्रक्रिया है, सतत, महत्वपूर्ण
या व्यापक या प्राचीन, तो आंसर हो जाएगा ईबी वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। ईबी वेस्ले के अनुसार किस प्रकार की प्रक्रिया है मूल्यांकन, तो आपको पता होना चाहिए मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, ईबी वेस्ले ने कहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, एक व्यवस्थित पद्धति है, उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मूल्यांकन जो है वो क्या हो जाएगा, ये सभी यानी कि उद्देश्य केंद्रित भी होता है, उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध भी होता है और एक व्यवस्थित पद्धति भी होती है मूल्यांकन, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, 2, 3, 4 या 5, तो मूल्यांकन के जो हैं 3 सोपान होते हैं, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 90, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कथन किसने कहा है, तो आप इसको पढ़ चुके हैं, किसने कहा है, कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी या मुदलियर आयोग, तो आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी द्वारा यह कहा गया है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ईवी भोसले के अनुसार क्या कहा गया है कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, तो इस चीज़ों को याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी वाला पूछ लिया जाता है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ईवी वेस्ले का कभी कभी आता है, मूल्यांकन एक क्या व्यापक प्रक्रिया है, ये ईवी वेस्ले ने कहा है। जो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये आपका 87 था, आप पिछले पीछे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य, छात्रों की योग्यता का वंचित स्तर या सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छात्रों की योग्यता का वंचित स्तर जो है मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं होता है। मूल्यांकन के आवश्यक अंग शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक में परिवर्तन, ये सभी ऑप्शन होते हैं मूल्यांकन का आवश्यक अंग, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसमें, यानी कि मूल्यांकन का आवश्यक अंग क्या नहीं है, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो आपको मूल्यांकन का प्रकार याद करना है, नहीं वाला छोड़ दीजिए, यानी कि मानक नहीं है, बाकी के निर्माणदातात्मक मूल्यांकन का प्रकार होगा, योगात्मक और सीसीई, ये सभी क्या है मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग जो है ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षण अनुभव नहीं होता है। मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि त्रिकोण का भाग शिक्षण अनुभव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 94, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है। ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन से, शिक्षण उद्देश्य से, अनुभवों से या उपरोक्त सभी से, तो आंसर हो जाएगा ए, व्यवहार परिवर्तन से मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 95, दक्षता आधारित मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, आ व दोनों, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सी, यानी कि दक्षता आधारित मूल्यांकन आ व दोनों ही होंगे, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है, सार्थक ज्ञान के लिए, निरर्थक ज्ञान के लिए, आ व दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सतत मूल्यांकन निदान पथ प्रशस्त करता है, तो आंसर हो जाएगा ए, सार्थक ज्ञान के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जा सकता है, व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को, उपरोक्त सभी को, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात किया जा सकता है, व्यक्ति के अधिगम को नहीं किया जाता और समाज के अधिगम को का स्तर जो है ज्ञात नहीं किया जाता है। यहाँ पर मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है, छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध हैं, पूरक, घनिष्ठ, आवश्यक, इनमें से कोई नहीं, तो शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है, आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन नंबर 99, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है 8, 5, 6 या 10, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी डी,
यानी कि सतह मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 10 बार विभक्त कर दिया जाता है। तो आंसर हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? जॉन ड्यूवी या फिर डॉक्टर बी.एस. ब्लूम, किलपैट्रिक या रूसो ने? तो आंसर हो जाएगा मूल्यांकन की, यानी कि बी, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप डी.वी. डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने क्या किया? रूप दिया था। आंसर हो गया इसका बी। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसको भी प्रेस कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।